मध्यकालीन समय में विकसित हुई एक कला जिसके द्वारा शाही जीवन दर्शाने की कोशिश की जाती थी, जो कि भारत की सबसे लोकप्रिय कलाओं में से एक है, जिसमें आज भी वही रंग भरे जाते हैं जो कि पुराने समय में इस्तेमाल किए जाते थे। हम बात कर रहे हैं मिनिएचर आर्ट पेंटिंग की, जिसको लघु चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। कैसे सब नमस्कार, दस्तकारी की दुनिया के इस अनोखे सफर पर आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाएंगे जो कि जब अपने ब्रशेस उठाते हैं तो कैनवस पर पूरी दुनिया ही रच देते हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री सम्मानित जयप्रकाश लाखीवाल जी की। तो चलिए इस सफ़र पर आपको भी लिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार जयप्रकाश जी। नमस्कार मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टूडियो में। पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग जिसे कहते हैं, मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है और कहाँ से ये भारत में आया है? देखिए, मिनिएचर पेंटिंग ना, जो उसको हम हिंदी में सूक्ष्म चित्रकारी कहा जाता है इसको, और लेकिन कई लोगों की थॉट होती है कि मिनिएचर पेंटिंग कोई छोटी पेंटिंग होगी, जैसे कि आप 3x4 इंच की या 6x4 इंच की ऐसे करके। लेकिन हम जो लोग मिनिएचर पे जो काम करते हैं उसका मतलब होता है कि जितनी हम उसके अंदर डिटेलिंग कर रहे हैं उसके अंदर, और जितना उसको खूबसूरत बनाया जाता है, उसकी लाइन वर्क में जो फोर्स दिया जाता है, उसको हम मिनिएचर कहते हैं। तो लघु चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो उसकी शैली एक ही नहीं है, उसकी कई शैलियाँ हैं, तो उसके बारे में आप बताएं। देखिए, मिनिएचर पेंटिंग में जो अब तक जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा सुना है, उसके अंदर कम से कम 40-50 के लगभग इसमें शैलियाँ हैं। जैसे आप जानते हो कि जैसे संगीत में घराने होते हैं, ऐसे मिनिएचर पेंटिंग में भी अपना एक स्टाइल होता है। जैसे हम हिमाचल में आते हैं, कांगड़ा है, बसोरी है, चंबा है, मंडी है, ऐसे करके। राजस्थान में आमिर स्कूल है, कोटा है, बूंदी है। डेक्कन में आते मुर्शिदाबाद डेक्कन स्कूल है, हैदराबाद स्कूल है, सारा ये। क्योंकि जब ये कला पर्शियन से होती, टर्की से होती, जब हिंदुस्तान में आई थी ना, तो कुछ आर्टिस्ट जो अपने इंडियन आर्टिस्ट थे वहाँ काम किया करते थे। जब वो वापस जब लौट के हिंदुस्तान में आए, क्योंकि पहले आप जानते हैं सब कुछ नज़दीक था अपने सारे ये, तो फिर उन्होंने जिस क्षेत्र में फिल्म में अपने गए तो उन्होंने उस कला को अपनी शैली में डालना चालू किया। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कहना, अगर मैं हिमाचल से हूँ तो मैंने हिमाचल को उस शैली में इसलिए डाला क्योंकि उसका पहनावा, उसकी ड्रेसेस, उसकी कहना, उसके जो नेचर है उसको पेंटिंग में दिखाया जाता है। तो उससे एक स्टाइल बना है जिससे एक पहचान बनती है। जैसे अगर कोई पेंटिंग को पहचानेगा कि भाई ये पेंटिंग किस स्टेट की है या किस राज्य से आती है या किस स्कूल की है, तो फर्क बच जाएगा कि ये जैसे कांगड़ा पेंटिंग है, उसका नए नक्शा अलग होंगे, उसका नेचर अलग होगा, उसका ड्रेसेस अलग होगा। हर एक स्टाइल का एक अलग अलग स्टाइल है इसके अंदर। तो आपने कांगड़ा पेंटिंग का जिक्र किया और मैं जानती हूँ कि कांगड़ा पर ही आपने जो पेंटिंग बनाई थी उसी के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस जानते हैं और ये भी जानते हैं कि क्या आपने उसमें दर्शाने की कोशिश की थी? देखो, जब मुझे 98 में जब नेशनल अवार्ड मिला था, वो मुझे कांगड़ा पेंटिंग वाला, पहाड़ी पेंटिंग बोलते हैं इसको, वो मैंने एक राम दरबार बनाया था उसके अंदर मैंने। क्योंकि कांगड़ा स्कूल की जो लाइन फोर्स है, उसकी आँखें जो है ना, उसकी एक बहुत खूबसूरत और बहुत पैनी और शार्प होती हैं,
और उसका जो नेचर होता है उसमें पेड़ पौधे घने ज़्यादा दिखाई जाते हैं, और उसमें लाइन फोर्स चलेगी वो बिल्कुल तलवार की धार की तरह चलती है। तो इसलिए मैंने उसको चुना कि कांगड़ा पेंटिंग में अगर काम किया जाए तो शायद मुझे ये मुकाम हासिल हो सकता है मेरे को। लेकिन उसके बाद जो आपका मुकाम है वो वहाँ तक नहीं रुका, स्टेट अवार्ड से लेके पद्मश्री तक आपने कई पुरस्कारों को हासिल किया गया है, तो वो क्षण कैसे आपके रहे? जब मेरे को 98 में जब नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया था तो मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में एक खुशी का क्षण था। और रही बात जैसे कि मुझे जब 2016 में जब पद्मश्री मिला था मेरे को, हालांकि मैं 46 ईयर्स में मैंने ये पद्मश्री लिया था मैंने, उसमें मैंने 2 म्यूजियम्स बनाए थे। इसके अंदर कोई किसी डिज़ाइनर के साथ मिलके और आर्किटेक्चर के साथ मिलके, पंजाब के अंदर आनंदपुर साहिब म्यूजियम है इसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ा जो क्षण मेरे लिए रहा था जब मैं राष्ट्रपति भवन में, अशोका हॉल के अंदर जो मेन हॉल है राष्ट्रपति भवन का, उसमें जब काम कर रहा था तो एक दिन सोचा मैंने कि मैं भी इस छत के नीचे कभी ना कभी पुरस्कार लूँगा। और ये जो मैंने काम किया, मैंने 5-6 महीने कंटिन्यू काम कर रहे थे। लेकिन एक जो क्षण जब 2016 में वो क्षण आया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जिस छत के ऊपर मैंने काम किया उस छत के लिए मैंने ये पुरस्कार हासिल किया। राष्ट्रपति भवन सबका है, चाहे वो किसी भी स्टेट से आता हो, किसका करता हो, सारा ये तो एक पूरा हर स्टेट को लेके, उसके पेड़ पौधे, उसके एनिमल्स लेके, तो उस चीज़ को हमने छत के ऊपर उगारा था उसके अंदर। जो उसका मेन थीम थी वो थी नेचुरल बर्ड, जो पीकॉक था जो इसमें सारा। सबसे अनोखी बात आपको उस पेंटिंग में क्या लगी थी? नहीं, ये तो चैलेंज वाला काम था ना। जैसे एक तो जो छत थी वो लगभग कम से 100 फीट बाय 100 फीट की थी। इसमें पेंटिंग में चैलेंज क्या होता है, एक छत उल्टी होती है, 8 घंटे ऊपर गर्दन करके काम करना और फिर उसी पोजीशन पे नीचे आके देखना कि वो पेड़ सही बना है कि नहीं बना, क्योंकि 80 फीट का ऊपर जाना नीचे आना ऊपर जाना। सबके आशीर्वाद से और मेरे जो टीम है, मेरे सब आर्टिस्ट के साथ हैं, वो काम बहुत खूबी से पूरा हुआ सारा। कितना वक्त लगा था आपको वो पेंटिंग पूरी करने में? क्योंकि जब कोई चीज़ बनाते हैं ना तो एक दिल के साथ, अपनी तैयारी के साथ बनाई जाती है। तो कम से कम मैंने को उस पेंटिंग को बनाने में, मतलब जो राष्ट्रपति का काम तो पूरा कंटिन्यू चला था, लेकिन उस छत को बनाने में मुझे 3 से 3.5 महीने लगे थे। जो मेरे साथ मेरे जो 10 आर्टिस्ट जुड़े हुए थे, वो 10 आर्टिस्ट की मेहनत और जो हमारा 8 घंटे पर डे काम करना, वो मैंने जो हमने 3 या 4 महीने से कंप्लीट किया था हमने साथ। बात अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि बहुत ही गर्व की बात है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी आपका काम बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय और बहुत ही जगहों पर देखा जाता है। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आप एक बार हमारे दर्शकों को भी बता दें कि देश और विदेश में कहाँ कहाँ पर आपका काम जो है वो देखा जा सकता है। मैंने अपने हिंदुस्तान के अलावा, क्योंकि देखो जब नेशनल अवार्ड मिलता है तो उसमें एक हमारी जो हमको ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, तो उसमें जो नेशनल अवार्ड थे उनको अपना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, इंडियन आर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए विदेश का टूर देती है, जिनमें जाके बाहर के लोगों को अपना इंडियन आर्ट के बारे में बताते हैं। तो ऐसे करके मैं कम से कम 30 से 32 कंट्री में गया हूँ। उसके अंदर में मेरी जो कला है मेरे एक कनाडा माउंटेन म्यूजियम में है, और म्यूजियम सिविलाइजेशन कनाडा में, ओटावा में, और इंग्लैंड जो एम्बेसी है उसके अंदर मेरा काम है, फ्रांस एम्बेसी में मेरा काम है। और अभी बीच में जब अपने ट्रम्प साहब आए थे, उनकी बेटी है इवांका ट्रम्प, उनको मैंने पेंटिंग प्रेजेंट की है। मतलब लगभग जो अच्छी डेलीगेशन है, जो BBPIs है, तो लगभग सब पे ही मेरा काम वहाँ तक पहुँचा है मेरा काम। अब मेरा काम जो मैंने ज़्यादातर किया है वो अपनी जितने भी अपनी हिंदुस्तान की हेरिटेज बिल्डिंग है, जैसे राष्ट्रपति भवन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस है। सबसे खुशी की बात है जब PM साहब बने थे नरेंद्र मोदी जी, उसके अंदर आज जो पहले रेस कोर्स था, आज वो लोक कल्याण मार्ग है, वो पूरा उस रेजिडेंस से पूरे मेरे हाथ की पेंटिंग है। तो मुझे खुशी होती है कि मैंने जो काम किया है वहाँ पे लोगों को देखने के लिए, और मेरी अच्छी बात है कि सारी है। फिर इसके बाद मैंने अपने पुराने पार्लियामेंट में मैंने काम किया। नए पार्लियामेंट में जो अभी सेंटर विस्टा बना है, उसके 3 जो गेट्स हैं, उनके डोम पे मेरी पेंटिंग बनी है। तो खुशी का पल रहता है कि कोई भी अगर चाहे बाद में हम लोग काम करें कि नहीं करें, रहे कि ना रहे, लेकिन जो कला है वहाँ पर जीवित रहे पूरी सारी।
तो इतने सारे काम को जानने के बाद और यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स मैं देख पा रही हूँ, किस तरीके से इनको बनाया जाता है, प्रक्रिया क्या रहती है, क्योंकि एक पूरी दुनिया है ये अपने आप में। चलिए आपको हम दिखाई जाती है कि मिनिएचर पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। अब और आपको एक बात बता दें, जो मिनिएचर पेंटिंग करते हैं वो जो पहले आज से 700-800 साल पहले थी, आज भी उसी थीम पर हम काम करते हैं। वही टेक्निक है और वही टेक्निक आज है, वही देसी पेपर, वही कलर्स, वही बनाने का तरीका सेम टू सेम वही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको मिनिएचर पेंटिंग बनाने कैसे तरीके से। जयप्रकाश जी, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि किस किस तरीके का जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल यूज़ होता है और कहाँ कहाँ से ये आता है। देखिए मिनिएचर पेंटिंग में खासियत क्या होती है, इसमें जो भी अभी तक यूज़ किया गया सब हैंडमेड होता है। इसमें कोई केमिकल वगैरह कोई इसमें नहीं इस्तेमाल किया जाता। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, पेपर, ये लुगदी का पेपर होता है जो आप देखोगे पहले पुराने ज़माने लोग बाग पहले बही खाते वगैरह लिखते थे, सारे मुनि वो लोग वगैरह। क्योंकि इस पेपर में खासियत क्या होती है, इसमें अंदर रेशेस होते हैं इसके अंदर। अगर हम इसमें कोई भी कलर लगाते हैं इसके अंदर तो वो कलर ऑब्जर्व करता है, पकड़ता है। क्योंकि जैसा म्यूजियम में जो आप जितनी पेंटिंगें देख रहे हैं ना, वो इसलिए है कि वो पेपर के अंदर कलर गया हुआ है और उसकी जो सुंदरता, जो उसकी चमक वो आज तक बरकरार बनाए रखते हैं। इस पेपर का जो असली नाम है, जो मिनिएचर पेंटिंग की भाषा में, लघु चित्र की भाषा में उसको बोला जाता है, उसे बोलते हैं बसली। हम जब ये बसली बनाते हैं तो ये 2-3 पेपर को जोड़ के, जैसे ये पेपर आप देख रहे हैं ये इन पे जैसे हम लेई बना के इस पेपर को लगाते हैं। अगर देखते हैं वो पेंटिंग कितनी बड़ी है तो 2-3 लेयर करके इस चीज़ को तैयार करते हैं, तब जाके बसली बनती है, तब इस पे पेंटिंग स्टार्ट होती है। इसमें जो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं सब ये सब सुंदरता जो इसमें आती है कलर से आती है, और कलर्स आपके नेचुरल यूज होते हैं सब, ये सब अर्थ कलर, मिनरल कलर सारे पहले भी यूज होते थे। तो ये जो बदलाव नहीं आया है यहाँ पे, इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, तो क्या इसके पीछे क्या रीजन है? आज के मार्केट में जो कलर मिल रहे हैं, जैसे कई कंपनियों के कलर्स हैं, देखिए उनमें जो कलर पेंटिंग तो बन तो जाती है, लेकिन जो पेंटिंग को मतलब कई सालों तक रखने के लिए जो होती है उसमें उसकी चमक खत्म हो जाती है। ये कलर आज के ऐसे ही देखें, इसमें कोई ऐसे नहीं कोई कीड़ा लग जाए, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। देखो इसके अंदर जो ये सब, ये देखो ये खड़िया है, लाइम जो आप चूना सफ़ेद वगैरह करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेवड़ी है, येलो कलर है सारा ये, और ये जो ब्लैक कलर है ये सारा, जैसे इसमें 2-3 तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे आप मान लो, जैसे आप पहले ज़माने में देखते होंगे जब चूल्हा जलाते हैं तो जो मिट्टी के तवे होते थे उसके पीछे काले जम जाती थी, वो इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हम कपूर को जला के उसको धुआं निकलता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब प्रकृति से जुड़े कलर हैं। मतलब अगर किसी को खरीदना हो ये तो कहाँ से इनको लिया जा सकता है? ये कलर वैसे ऑर्डिनरी शॉप तो मिलेंगे नहीं, तो जो कलर जो मिलेंगे वो कलर भी आपको पुराने जो परचून की दुकान होती है, पंसारी दुकान इसको बोला जाता है, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलता है, ये कलर आपको वहीं इस्तेमाल करने को मिलेगा, वहीं से आप इसको खरीद कर सकते हैं इसको सारा। यहाँ पे जो ब्रशेस जिनका सबसे ज़्यादा मेन काम होता है उनकी भी बात कर लेते हैं। कितने तरीके के ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें देखो 3-4 तरह के ब्रश होते हैं। इसमें मेन ब्रश, सबसे बड़ा ब्रश ये है जो सिंगल हेयर ब्रश का है। इसमें सिंगल एक ब्रश बाहर निकला हुआ है। इस थोड़ा से मोटा कलर, ये थोड़ा मोटा ब्रश है और एक ही है। और सबसे मोटा ब्रश आता है जो इसमें हमारे पास ये वाला है सारा। इससे जब पेंटिंग स्टार्ट करते हैं, जो हम कलर फिलिंग करेंगे सारी, तो पहले इस कलर से ही जाती है, फिर उसके बाद ये फिलिंग धीरे धीरे इन कलर ब्रशेस की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मिनिएचर पेंटिंग का जो हथियार है वो ये है। आप जैसे जितनी बड़ी पेंटिंग्स देख रहे हैं, चाहे वो कितनी बड़ी पेंटिंग हो, उसको फाइनल फिनिश करने के लिए, फाइनल टच देने के लिए यही ब्रश इस्तेमाल होता है सारा। पहला आपका क्या स्टेप रहता है? देखो जैसे ये पूरा हैंडमेड पेपर है सारा, ये सबसे पहले हम वाइट कलर लेते हैं। ये कलर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो भी हम कलर लगाएंगे, क्योंकि ये लाइम चूना होता है तो ये कलर को पकड़ता है। ये वाइट कलर लगा दिया इसके ऊपर। अभी थोड़ा ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद फिर हमने जो आर्टिस्ट सोचता है, जो उसके मन में जो भावना होती है, वो इस पेंटिंग के इस पेपर के ऊपर उतार सकता है। ये भी तरीका आप पेंसिल से भी स्केच कर सकते हैं, लेकिन कई बार जब सब आर्टिस्ट जब थोड़ा लॉन्ग टाइम से काम करता है तो उसको पेंसिल की जरूरत पड़ती है, तो अपने कलर से ही वो आउटलाइनिंग वगैरह कर लेता है। ब्लैक कलर और पेवड़ी कलर को मिला के इसमें एक लाइनिंग के लिए कलर बनाया जाता है, जो लाइट कलर होता है सारा। म्यूरल्स पे भी आपने बहुत काम किया है और साथ ही साथ कैनवस पे आपका काम रहता है। म्यूरल्स बनाने में कितनी डिफ़िकल्टी होती है? म्यूरल क्या है, वो दीवारों पे, सीलिंग पे लेके काम किया जाता है उसके अंदर ये, क्योंकि सबसे बड़ा कि एक नीचे काम करना और एक दूसरा उल्टी छत पे काम करना। म्यूरल में क्या है, अगर बात कोई चीज़ अगर हमारी डैमेज होती है, ख़राब होती है, तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक हाइट है उसकी
और हाइट पे बार बार उसको देखना, नीचे आना, कितनी लाइनिंग कितनी मोटी रखनी है, कैसे कलर नीचे से देखने ऊपर कैसे देखने को मिलेगा, तो उसका फ़र्क होता है। अब ये तो आपने सामने है कि भाई मुझे यहाँ से देखना है, तो आपने सामने देखना, तो मुझे एक ये कलर बनना है और लाइन इतनी मोटी रखनी है, लेकिन उसमें क्या डेप्थ रखनी पड़ती है हाइट को देख के कि मुझे कहाँ तक इस लाइन को मोटा करना है और कौन से कलर इसमें इस्तेमाल करने सारे। तो अभी इस पेपर पर आप क्या उतारने वाले हैं और क्या बनाने वाले हैं? देखो, मेन पेंटिंग के अंदर जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है नायका का, तो मैं इसमें एक नायका बना रहा हूँ जिसको हम बनी ठनी बोलते हैं। इसको हमारे राजस्थान की बहुत फेमस है कि ना ये, क्योंकि पेंटिंग के अंदर मेल फीमेल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नायका को ज़्यादा उसमें वो दिया गया है, क्योंकि एक खूबसूरती और दूसरा भावनाएं होती हैं वो ज़्यादा इनमें नायका में दिखाई जाती है सारी। आप जो भी जैसे मिनिएचर पेंटिंग करते हैं, कोई भी आर्टिस्ट काम करेगा, जब वो लाइन करता है ना, उसके अंदर की जो सांस होती है ना थोड़ी रुकती है, क्योंकि अगर सांस हिलते रहेगा तो ब्रश हिलता है और लाइनिंग ना हिलती है इसमें। और ये कलर जो आप देखो जो शाह कलम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो अभी हम इस पर कलर फिलिंग करेंगे तो ये लाइन थोड़ी लाइट इसमें रखनी पड़ती है कि अगर हम बाद में जिसमें कलर भरे तो लाइन ज़्यादा निकल के बाहर ना आए। तो इसका पहला स्टेज जिसमें स्केचिंग करते हैं, खाका बनाते हैं, वो हो चुका है। फर्स्ट स्टेज ये हो गया। सेकंड स्टेज में हम इसमें कलर फिलिंग किए जाएंगे। इसमें जैसे मान लो बॉडी कलर, स्किन कलर है, इनके ड्रेसेस के कलर्स हैं। अगर ये कलर बनेंगे, जैसे मैं अभी आपके सामने कलर करके दिखाऊंगा, तो उसमें फिर इसको रबिंग किया जाता है जिससे कलर इसमें स्मूथ रहे सारे। आपकी जो कलर स्कीम जिसमें आप काम करते हैं, क्योंकि कलर्स सबसे ज़्यादा खूबसूरती ड्रॉ करते हैं इस पेंटिंग में, तो कलर स्कीम आपकी क्या रहती है? जो मेन कलर गेहूं कलर होता है पेंटिंग के अंदर जो, तो उस कलर को हम बॉडी कलर में डालते हैं। तो जैसे मैं नायका बना, राजस्थान स्टाइल का नायका है इसमें। ये जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो या एक बालकनी बैठ के देखते हो, एक किसी को निहार रहे हो, तो जैसे नायका इसमें फूल लेके बैठी हुई है इसमें, और उनकी आंखें देखना, जो आंखों का जो इंप्रेशन होता है ना, सबसे मेन इसमें ये, जब तक उसकी खूबसूरती अगर नहीं आएगी तो चेहरा नहीं बनेगा, आप तब तक वो पेंटिंग ना तो बिक सकती है, मतलब उसके इतने दाम नहीं मिल पाते इसके अंदर। ये 2-3 कलर लेके, एक सिंदूर है, पेवड़ी है और ये खड़ी है, ये तीनों मिला के एक कलर बनाते हैं हम सारा। अब देखिए जैसे ये बॉडी का स्किन कलर बन रहे हैं, तो कलर भी धीरे धीरे नीचे अंदर जा रहा है इसके अंदर, क्योंकि जिससे जो पहले खड़े लगी है वो कलर को ऑब्जर्व करता है इसमें। तो लघु चित्रकला में अधिकतर आप माइथोलॉजी पे काम करते हैं, लेकिन आपने किमोनो पर भी डिज़ाइनिंग की है, जो कि एक मेन जापानीज ट्रेडिशनल गारमेंट है। जब मुझे 98 में जब नेशनल अवार्ड मिला था मेरे को, उस प्रोग्राम के अंदर एक जैपनीज क्लाइंट थे जो आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने पेंटिंग भी, वहाँ की पेंटिंग भी डिस्प्ले होती है, तो वो उन्होंने देखा काम को, तो उन्होंने मुझे बोला, जब जी आप हमारे साथ कुछ काम कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे जापानी बुलाया था मेरे को, क्योतो में। उन्होंने कपड़ा दिया मेरे को कि आप इसके ऊपर ट्राई करिए, तो वो बनाया, उनको अच्छा लगा। मतलब टेक्निक उनको अभी इतनी समझ नहीं आई थी कि क्योंकि हमने इंडियन टेक्निक के हिसाब से काम किया, उनकी टेक्निक थोड़ी अलग थी, क्योंकि वो कपड़ा वॉशेबल होना है और उसको यूज़ भी करना है। तो उन्होंने कहा अभी तो आप अपने हिसाब से बनाइए। फिर बाद में उन्होंने क्या, जापान जब बुलाया तो मुझे 15 दिन की ट्रेनिंग दी मेरे को उन्होंने। वो आज मुझे 20 साल हो गए, तो मैं कंटिन्यू आज वो किमोनो पे अपने इंडियन आर्ट को उसके ऊपर निकाल रहा हूँ मैं। तो अभी आप ये कौन से रंग इसमें भर रहे हैं, वो भी हमें बताते जाएं। अभी बता, इसमें ये बॉडी कलर है, इसमें 3 कलर इस्तेमाल है, सिंदूर है और पेवड़ी है और ये खड़िया है जी। तो ये पेवड़ी कौन सा है? ये पेवड़ी हमारी, ये 3 तरह की पेवड़ी होती है, एक लड्डू कलर की होती है, एक लेमन कलर की होती है। तो इसमें ये इस्तेमाल किया जाता है और एक सिंदूर इस्तेमाल किया जाता है। मिनिएचर पेंटिंग हर चीज़ को बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि ये अगर उसको जल्दबाजी में इसको पेंटिंग को करेंगे तो क्या वो चीज़ बाहर निकल के आ नहीं पाती इस चीज़ों को। आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं। शुरुआती रुझान आपका क्या रहा, किस तरीके से शुरुआत हुई है? देखो, मेरी शुरुआत तो स्कूल से ही थी। असल में मेरे फादर ना ट्रेन ड्राइवर हैं जो ट्रेन चलाते थे, और उनको शौक था एंटीक चीज़ों का। आप जैसे देख रहे हैं सब कई चीज़ रखी हुई हैं, तो वो कलेक्शन करते थे पुरानी किताबों का, पुरानी पेंटिंग खरीद के लेके आते थे। तो पुरानी पेंटिंग देखते थे तो हम भी सोचते थे यार एक दिन हम भी इस पेंटिंग को बनाए जाएं, लेकिन इसको थोड़ा सा और निखारने के लिए चलो कॉलेज वगैरह में चलते हैं। कॉलेज में गए तो वहाँ एडमिशन नहीं मिला, मैंने कहा चलो अब हम अपना करते हैं। फिर फादर ने बोला कि आप अपना क्यों नहीं करते जब तुम दूसरे के उसमें जा रहे हो। तो सबसे बड़ा प्रोत्साहन तो हमारे पिताजी का है। पेंटिंग तो बना सकते थे इसको, लेकिन अगर इसको पेंटिंग अगर बेचने के पर्पज़ से बनाओगे तो जल्दी नहीं सीखोगे। अगर अपनी हुनर को दिखाना चाहते हो तो उसको अपने किताबों को पढ़ो, पेंटिंगों को देखो, तब जाके आपके इस कला को आगे निखार पाओगे। तो जब सबसे पहले मैंने जब पेंटिंग बनाई थी, आप हंसोगे कि ना, अभी उस टाइम पे थी वो दुर्गा की पेंटिंग, महिषासुर की थी, पहाड़ी स्टाइल की पेंटिंग थी, वो भी बनाई। और वो पेंटिंग मैंने उस टाइम के अंदर 5 रुपये की बेची थी। उस टाइम वो 80 की बात है कि ना, अभी सारी है। पिताजी ने शाबाश देने के चक्कर में 2 रैप्टिव कान पे लगाए थे कि तुमने पेंटिंग तो बना दी तुमने,
लेकिन तुमने इसे बेची क्यों? क्योंकि जो ये चीज़ तुमने आज बेची कल शायद पेंटिंग से बढ़िया बन सकती थी। और जो पेपर पे तुमने जो पेंटिंग बनाई है वो 5 रुपये से ज़्यादा महंगा पेपर था, जिसे सियालकोटी पेपर बोलते हैं। इसलिए थोड़ी प्रोत्साहन पापा मिली और धीरे धीरे करते गए और मार भी खाते गए, लेकिन सीख जल्दी गए सारा ये। मेरे पापा आज 83 ईयर्स के हो गए हैं, आज भी मेरे साथ स्टूडियो आते काम करते हैं बैठ के। ये सिल्वर कलर देखो कितना तेज कलर है सारा ये। आजकल कलरों में, पोस्टर कलर में ऐसी चमक नहीं आ पाएगी इसमें सारी ये। जब आपको स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया था तो आपने लॉर्ड शिवा की पेंटिंग बनाई थी, उसके पीछे की प्रेरणा जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने उसको दर्शाया था, क्या क्या उसमें बारीकियां आपने बनाई थी। मेरे एक बार मेरे फादर के दोस्त आए थे, तो उन्होंने मुझे जयप्रकाश जी आप पेंटिंग बना, तो मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, आप बनाओ तो अच्छी लगेगी, क्योंकि शिवा का शायद ऐसा रूप आपने देखा नहीं होगा। तो मुझे स्केच अच्छा लगा मेरे को, और उसका जो बैठने का पोजीशन है शिवा का वो अच्छा था उसमें ये। तो जब मैंने पेंटिंग बनाई 1.5 फीट बाय 2 फीट के अंदर, कलर कॉम्बिनेशन से मैंने अपने हिसाब से जो मेरा, अगर हम शिवा को ये रूप देंगे, उनके बॉडी कलर ये होगा, उनका जो धोती कलर ये होगा, ऊपर जो दुपट्टा डाला वो ये होगा। जो पेंटिंग बनकर आई ना, और मैं उस पेंटिंग को लेकर जयपुर गया, तो मैंने हर किसी से पूछा, मैं कहा ये पेंटिंग है कहाँ? तो उन्होंने कहा जवाब दिया, ये पेंटिंग जयपुर के सिटी पैलेस में लगी हुई है, और टेम्पल का ना राजराजेश्वर। मैं स्पेशल उस पेंटिंग देखने के लिए जब मैं दीपावली में वहाँ पे गया, धनतेरस के दिन, आप ये कहेंगे मेरी पेंटिंग के कलर सेम टू सेम वही कलर थे, सिर्फ एक ही कलर में कमी थी, उनका ये जो धोती कलर था ऊपर था, और मेरा जो ऊपर जो गाउन पहना था, उन्होंने जो कपड़ा पहना वो नीचे था, बाकी सब कुछ सेम टू सेम था सारा ये। वो ऐसे बैठने से कोई 15-20 साल के शिवा बैठो इस पोजीशन के अंदर, मैंने ना देखे, शायद आपने भी नहीं देखा हो, इतनी खूबसूरत बनाई थी। और 96 पे फिर मुझे उसको उस पर नेशनल स्टेट अवार्ड मिला था मेरे को। यूनेस्को की तरफ से आपको सील ऑफ एक्सीलेंस भी मिला था, तो उसके बारे में बताएं। मैंने 2004 के अंदर जो वो बनाया था, तो मैंने एक पुराने विंटेज पेपर को लेके, जो एंटिक पेपर था उसको लेके जब बनाया ना, कि जो पेपर वेस्ट हो गया लोग खरीद देते हैं, तो मैंने उसके ऊपर इंडियन बर्ड्स को लेकर पेंटिंग बनाई थी। तो उनको सब्जेक्ट भी पसंद आया, और दूसरा जो मेरी सोच थी कि इन्होंने नई चीज़ पुरानी चीज़ को लेकर जो ख़त्म हो चुकी है उसको लेकर उसने यूज़ किया, उस पर पेंटिंग बनाया। तब जाके 2005 में मुझे वो सील ऑफ एक्सीलेंस का यूनेस्को अवार्ड मिला था। अभी इसमें जैसे पहला खड़िया हो गया, फिर स्केचिंग हो गया, अब इसमें कलर फिलिंग होगी। अब क्या इसमें धीरे धीरे इसमें फिनिशिंग आती जाएगी, जैसे बाल बनाना, आंखें बनाना, शेडिंग करना, कपड़ों में चुनट देना, और ज्वेलरी उसके बाद फेस के बाद जब फेस कंप्लीट तब ज्वेलरी आखिर में आती है पूरी, सारा जो इंटीरियर होता है। लेकिन पेंटिंग में सारा कपड़ा, ड्रेसेस और बैकग्राउंड कंप्लीट करके तब जाके चेहरे को लास्ट में बनाया जाता है, क्योंकि अगर चेहरा पहले बना दे आर्टिस्ट तो फिर वो नीचे काम करेगा, उसका इतना मन नहीं करेगा। अगर वो पेंटिंग अगर नीचे अच्छी बनती आ रही है तो फिर वो सोचता है कि मैं चेहरे को और भी ज़्यादा से खूबसूरत उसको बनाऊँ ज़्यादा सारा है। तो जयप्रकाश जी, अभी आप जो ये कलर यूज़ कर रहे हैं, ये प्योर गोल्ड आप यूज़ कर रहे हैं। देसी भाषा में इसको बोलते हैं हिलकारी। मिठाइयों पे जो लीफ लगी होती है सिल्वर कलर की, ऐसी गोल्ड लीफ आती है 22-23 का होती है, जो ये कुछ राजस्थान में जयपुर में 2-4 घराने हैं जो इस लीफ को बनाते हैं। वो लीफ क्या करते हैं, 4x6 की लीफ होती है, उसको हम क्या करते हैं 10-15 लीफ को एक चीनी मिट्टी की प्लेट में लेते हैं, और उसमें थोड़ा पानी डालते हैं, और इसको इस हथेली द्वारा उसको मैच किया जाता है। कम से कम 2-4 घंटे से करने के बाद में, मेटल है थोड़ा भारी होता है, तो ये गोल्ड नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर हो जाता है, उस पानी को हम सीरीज के रास्ते से बाहर निकाल लेते हैं। जो आप देखते हो कीकर के पेड़ में गोंद लगता है, वो उसकी 1-2 बूंद मामूली से इसमें गिरी जाती है, मैच करी जाती है, जिससे गोल्ड पकड़ ले। अब ये लगाने के बाद तो अब इसमें शाइनिंग नहीं है, जब इसको पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट इसको पीछे रबिंग करेंगे तो इसमें ये चमक बाहर निकलेगी। देखो ये तीसरा स्टेज है इसका काम करने का, फिलिंग हो गई है इसमें। आज फाइनल स्टेज चौथा और 5वां आता है, जिसमें फाइनल की जाती है, उसके बाद इंटीरियर किया जाता है, डेकोरेशन किया जाता है। मतलब एक चेहरे को बनाने कम से कम 2 दिन का टाइम चाहिए होता है हमारे को। फिर भी फिलहाल जो मैंने आपको दिखाया सामने के ना, अभी लगभग मतलब परताज छोड़ के, जो उसकी डिटेलिंग छोड़ के वो मैंने इसमें कर दिया है। अगर इसको बनाने में इसमें 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा, तो मैं इसके जो मिलता जुलता है आपको एक नए का वो मैं आपको दे सकता हूँ, जो बाद में फाइनल पेंटिंग कैसे निकल कर आती है। हिसाब से देखिए, ये इसकी नायका, ये भी नायका है, ये भी नायका पेंटिंग है, सेम की वही टेक्निक है, लेकिन इसमें क्या है, टाइम कम से कम इसमें 8 से 10 दिन लगे हैं,
अब आप जानते हो कि अगर मिनिएचर पेंटिंग आपको बनानी है, बढ़िया बनानी है, तो आपको समय देना पड़ेगा सर इसमें सारा। जैसे आप ये देख रहे हैं वेल बनी हुई है सारी, ये सब गोल्ड से कलर बनी हुई है। ये सब देखो एक एक पत्ता इसमें नज़र आता है, इसमें कैसे आउट इसी ब्रश से आउटलाइनिंग की हुई है, चेहरे में शेडिंग है, बाल एक एक बाल नज़र आता है। कि उसकी जब तक खूबियाँ नहीं बताएंगे तो सामने इसको पता जो भी हो उसको पता नहीं लगेगा कि भाई ये इसमें है क्या चीज़, मिनिएचर में क्या चीज़ है। दस्तकारी की दुनिया के इस प्रोग्राम के ज़रिए हम हर वो कला को दिखा पाएँ जो कि लोग समझते हैं कि विलुप्त हो रही हैं, लेकिन असल में उनको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही चाव से अभी भी किया जाता है। तो धन्यवाद कि आपके ज़रिए हम ये चीज़ कर पाए और दिखा पाए, हमारे दर्शकों को भी दिखा पाए। तो धन्यवाद जयप्रकाश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की तरफ से कि ना, अगर ये प्रोग्राम देखते हैं, जो नई युवा उभरती पीढ़ी है इस प्रोग्राम को देखे और प्रेरणा ले कि कुछ ना कुछ करें। क्योंकि देखो लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है, पर ये जो अपनी जो धरोहर खोती जा रही है, तो ये लुप्त ना हो और आगे चलती रह सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी जो दस्तकारी है, ये जो हमारी शिल्पकारी है, ये भारतीय धरोहर है जिसको हमें ज़िंदा रखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही अनोखी कलाएँ आप तक पहुँचाते रहेंगे दस्तकारी की दुनिया में। धन्यवाद। धन्यवाद। तो पद्मश्री से लेके नेशनल, हाँ नमस्कार से ऐसे, मुझे बिल्कुल ऐसे मुझे सुनना भी होता है। यहीं पे लुक देना है। हाँ तो हाथ ना करो, वहाँ देखो। एक और बार लेते हाँ, तो अभी लास्ट वाली लाइनें दोबारा ले। अब तो मैं यहाँ देख सकती हूँ ना। धन्यवाद। एक बार और देखते रहिए।